हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू द राधिका क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के हम इस सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है हमारा? आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहां से बेसिक्स क्लियर होंगे आपके रेप्लिकेशन के। एंजाइम्स पे क्वेश्चन आता है रेप्लिकेशन के। देन जो फिर क्वेश्चन आपका बनेगा 3 मार्क्स में 101% आपके एग्जाम में मिलने वाला है, वो है मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। मिजल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिन्होंने क्या प्रूव किया था? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बताया था, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे रेप्लिकेशन से। व्हाट इज रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन होता क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है बच्चे? तो डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस। डीएनए को डिवाइड करके डीएनए को बनाना, एक डीएनए की फोटोकॉपी करना, डीएनए से डीएनए का बनना इज रेप्लिकेशन। ये कब होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो इंटरफेज में एस फेज होता है उसमें होगा आपका डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। व्हाट इफ, अगर इफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है पॉलीप्लॉइडी के बारे में। देखो पॉलीप्लॉइडी कब होती है? पॉलीप्लॉइडी क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कॉज कराती है। तो वो कैसे होते हैं? जब डीएनए रेप्लिकेशन हुई अकर बट नॉट फॉलोड बाय सेल साइकिल, और उसमें सेल डिवीजन नहीं हुआ। नॉट फॉलोड बाय सेल डिवीजन मतलब डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन उसके बाद सेल डिवीजन अगर नहीं होता है तो लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। आपने चैप्टर 5 म्यूटेशंस में पढ़ा है पॉलीप्लॉइडी होना क्या होता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल एब्रीवेशन हो जाएगी। अब ये रेप्लिकेशन कहाँ होती है? तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल में। कहाँ होती है ये? न्यूक्लियस ऑफ द सेल में। बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस है ये, बहुत फास्ट और एक्यूरेट प्रोसेस है। फास्ट से क्या मतलब है हमारा? फास्ट से क्या मतलब है? अगर मैं इकोलाई सेल्स की बात करूं, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, इकोलाई सेल्स की बात करूं तो इकोलाई सेल में कितने बेसेस होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं, और उनकी रेप्लिकेशन कितने मिनट में कंप्लीट होती है? 18 मिनट्स में। सिर्फ रेप्लिकेशन की बात कर रही हूं मैं, डिवीजन की बात नहीं कर रही हूं। मींस एस फेज में जो रेप्लिकेशन हो रही है वो कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स, ठीक है। तो एज एन एवरेज क्या आया कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड रेप्लिकेट कर रहे हैं। सो हाउ फास्ट इट इज, ठीक है। एक्यूरेट भी है, क्योंकि जब हमें डीएनए को कॉपी करना है तो आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अकॉर्डिंग एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, ग्वानिन के सामने क्या आएगा? एडेनिन के सामने थाइमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। तो वो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए जब बेस पेयर्स को कॉपी कर रही है। तो अगर एक्यूरेट नहीं होगी, इफ नॉट एक्यूरेट लीड्स टू म्यूटेशंस। अगर डीएनए रेप्लिकेशन में एक्यूरेसी नहीं होगी, कुछ मिसमैच होता है, मतलब एडेनिन के सामने थाइमिन आना था, यूरोसिल, ग्वानिन, साइटोसिन कुछ भी आ जाता है, गलती हो जाती है, तो दैट लीड्स टू द म्यूटेशंस। इसी तरह से म्यूटेशंस होती हैं जिन्हें हम जीन म्यूटेशंस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? अब डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है मुझे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना आपका, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इट इज एंजाइमेटिक प्रोसेस। बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन कराने में, ठीक है। यहां पे क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन
करवाने में। कौन कौन से एंजाइम होंगे, तो पहले उनके नेम मेंशन करते हैं, फिर उनका रोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी रोल की, पहले एंजाइम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम कौन सा है, हेलिकेज, ठीक है, हेलिकेज होगा। देन एसएसबी प्रोटीन होगा। एसएसबी प्रोटीन का क्या मतलब है, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। देन कौन सा होगा आपका, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे, ये दो होंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 2। रोल अभी पढ़ेंगे हम। फिर टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज and the another one, the fifth enzyme is ligase. These are the different enzyme. और दूसरा आप यहाँ क्या देखोगे, जो ये डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर की है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का क्या मतलब है, जो दो स्ट्रैंड होंगे ना, 2 स्ट्रैंड्स आएंगे डीएनए के, उसमें से एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा, मतलब ओल्ड होगा, एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होगा, तो एक नया एक पुराना, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव। हाफ पेरेंटल पुराना कंजर्व हुआ है, सेमी कंजर्वेटिव। दूसरा पॉइंट आप यहाँ क्या देखोगे कि इट इज सेमी कॉन्टिन्यूअस। द 2 स्ट्रैंड जो डीएनए रेप्लिकेशन में बने हैं उसमें से एक कॉन्टिन्यूसली बनेगा और एक फ्रैगमेंट्स में बनेगा, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जब मुझे प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन की बात करनी है तो देखो सबसे पहले क्या है बच्चे, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, एक हमारे पास क्या था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था इस तरह से, ठीक है, हेलिकल फॉर्म में होगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड मैंने उसको लीनियर बना लिया है, ठीक है। 5:3 ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होंगी, ठीक है। अब इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना है, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो नया स्ट्रैंड बनेगा ना। तो उसको तोड़ने के लिए, उनको अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम आया, हेलिकेज एंजाइम आया, जिसकी हेलिकेज की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता गया और लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बनी, रेप्लिकेशन फॉर्क बनी, ठीक। अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई, लेकिन इस रेप्लिकेशन फॉर्क जब हेलिकेज आगे चला गया, हेलिकेज तो मूव कर गया, तो अब इस रेप्लिकेशन फॉर्क को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए, एसएसबी प्रोटीन। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स जुड़ गए जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या कर रहे हैं, मेंटेन्स रेप्लिकेशन फॉर्क, ताकि रेप्लिकेशन फॉर्क मेंटेन रहे, वो जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरह से खुला हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहे, ठीक है, मेंटेन्स रेप्लिकेशन फॉर्क। अब जब ये फॉर्क बनेगी तो यहाँ पे इस रीजन में क्या हो जाएगा बच्चे, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। सुपर कॉइलिंग का क्या मतलब होता है कि सॉरी माय बैड, हाँ जी, सुपर कॉइलिंग का क्या मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वहाँ टाइट हो जाएंगे, ठीक है। जब आप किसी थ्रेड को इस तरह से खोलोगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ पे वो कॉइलिंग होती है, वो हेलिक्स की, वो टाइट हो जाती है। दैट टाइटनिंग इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। उस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए यहाँ कौन सा एंजाइम आएगा, टोपोआइसोमरेज, जो क्या करेगा, कट लगा के प्रोड्यूसेस निक, कट लगाएगा ताकि जो वो सुपर कॉइलिंग है वो रिलैक्स्ड हो जाए, रिमूव सुपर कॉइलिंग, रिलैक्सेशन करेगा, ठीक है। प्रोड्यूसेस निक टू रिमूव सुपर कॉइलिंग। अब हमारा जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो स्टेबल हो गया, रेप्लिकेशन फॉर्क स्टेबल हो गया। तो अब यहाँ एक एंजाइम आएगा बच्चे, यहाँ उसको मेंशन करेंगे आप। अनदर एंजाइम जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो है प्राइमेज, प्राइमेज एंजाइम होगा। प्राइमेज एंजाइम का क्या काम है, प्राइमर बनाना, अ शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। प्राइमेज एंजाइम क्या बनाएगा, सिंथेसाइज प्राइमर। क्या होता है प्राइमर, 10 to 16 बेस पेयर्स का न्यूक्लियोटाइड्स का, 10 to 60 बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड्स का एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होगा विद फ्री 3' OH ग्रुप, विद फ्री 3' OH ग्रुप, ठीक है। जिसके कारण अब वो, क्योंकि ये मेरा स्ट्रैंड
इस तरह से है, ये 5:3 है, ये 5:3 है, और उसका 3 प्राइम फ्री है, तो वो क्या करेगा, प्राइमर यहाँ अटैच होगा इस तरह से, और इधर यहाँ अटैच होगा, ठीक है, इस तरह से प्राइमर अटैच हो गया, क्योंकि एक बेस शुरुआत के लिए हमें चाहिए था। शुरुआत के लिए हमें क्या चाहिए था, एक बेस जहां से हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना स्टार्ट कर सके। अब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, अब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, तो आप ये देख रहे हो कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके एक नया स्ट्रैंड बन रहा है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कौन करा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज की 2 यूनिट होती है, बच्चे 1 और 3rd। जो 3rd पॉलीमरेज की 3rd सब यूनिट होती है, वो पॉलीमराइजेशन कराती है। पॉलीमराइजेशन कराती है मतलब नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है, नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है, एडेनिन के सामने थाइमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, ठीक है, इस तरह से ऐड कर रही है। अब इसका काम क्या है, प्रूफ रीडिंग करना। प्रूफ रीडिंग पेपर करते हो, लिखने के बाद प्रूफ रीडिंग, रीडिंग करते हो, कुछ गलती तो नहीं होगी, गलती हुई है तो उसको इरेज करके ठीक करना, तो वही है प्रूफ रीडिंग, ठीक है। अगर कोई बेस पेयर गलत ऐड हुआ है, मिसमैच हुआ है, तो उसको रिपेयर मैकेनिज्म देना, प्रूफ रीडिंग करना डीएनए पॉलीमरेज का साथ साथ का काम है, ताकि एक्यूरेसी रहे। अभी बोला ना फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस, तो एक्यूरेसी रहेगी। और जो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ए के सामने टी आएगा, थाइमिन आएगा, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ थाइमिन, तो इट इज द सोर्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के लिए क्या चाहिए है, डीएनटीपीज, एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, सीटीपी, मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो डीएनटीपीज। तो यहाँ पे बच्चे ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है रेप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीएनटीपीज आर यूज्ड। डीएनटीपीज क्या है, सोर्स ऑफ, डुअल रोल ऑफ डीएनटीपीज, क्वेश्चन आ सकता है रेप्लिकेशन में डीएनटीपीज यूज हुए, उनका डुअल रोल है, क्या दो काम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस फॉर रेप्लिकेशन, पॉइंट नंबर 1। दूसरा प्रोवाइड्स एनर्जी, क्योंकि एटीपी टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, जीटीपी टूटेगा तो एनर्जी भी मिलेगी। अब आप क्या देख रहे हो, जब रेप्लिकेशन हुई तो एक स्ट्रैंड पुराने वाला, एक नया, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। और आप क्या देख रहे हो ये जो स्ट्रैंड है बच्चे, ये कॉन्टिन्यूस बन रहा है, जबकि ये वाला स्ट्रैंड, क्योंकि वो प्राइमर कहीं बीच में आके अटैच हुआ था, उसको कॉर्नर नहीं मिला था, इसीलिए वो थोड़ा सा बनेगा फिर टूट जाएगा। जैसे मैं चली, उल्टा चलना था, थोड़ा सा चलूंगी फिर पीछे मुड़ के देखूंगी, है ना, तो ऐसे थोड़ा सा बनेगा फिर टूट जाएगा, फिर थोड़ा सा बनेगा फिर टूट जाएगा, ठीक है। जो थोड़ा सा बना फिर टूट जाएगा, वो ऐसा हुआ तो वो फ्रेगमेंट्स बने, उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बना था, इसको कहा लीडिंग स्ट्रैंड। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की फॉर्म में बना, डिसकंटीन्यूअस छोटे छोटे टुकड़े बने, उसे कहा लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब इन स्ट्रैंड्स के जोड़ने के लिए कौन आएगा, इन स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए एंजाइम आएगा यहाँ पे, डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थे उनको ज्वाइन करेगा, तो ये हुआ डीएनए लाइगेज। तो अभी आपको सभी एंजाइम्स के बारे में क्लियर हो गया। हेलिकेज क्या कराता है, अनवाइंडिंग कराता है, अनवाइंडिंग कराता है। एसएसबी प्रोटीन क्या करता है, स्टेबलाइज रेप्लिकेशन फोक, स्टेबलाइज रेप्लिकेशन फोक। प्रूफ, डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग करता है। पॉलीमरेज 3 बच्चे, पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। टोपोआइसोमरेज रिमूव्स सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगा। लाइगेज ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इतना ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इतना ही क्वेश्चन आएगा जितना बताया गया। प्राइमेज सिंथेसाइज्ड प्राइमर, प्राइमर कैसा होता है, एक शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड विद फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप। अब हमें पता चला कि रेप्लिकेशन कैसी थी, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर थी। तो अब हम बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, चांस हाई, वेरी हाई चांसेस कि आपके ये पेपर में होगा, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव
रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? एक्सपेरिमेंट टू प्रूव कि रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। ये एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? मिचेल्सन एंड स्टॉल। मैथ्यू मिचेल्सन एंड स्टॉल वर द टू साइंटिस्ट जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल इन 1958 प्रूव दैट कि द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। दे वर्कड ऑन कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। व्हाई दे सिलेक्टेड ई कोलाई? क्योंकि ई कोलाई हर 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। उसका जो डिवीजन, डबल सेल्स डिवीजन का टाइम है वो कितना है? सेल डिवीजन जो है वो कितने टाइम में होती है? 20 मिनट। सेल डिवीजन 20 मिनट में, रेप्लिकेशन 18 मिनट में, तो टोटल सेल साइकिल का टाइम कितना हो गया? 38 मिनट्स। ठीक है, डिवाइड्स एंड डबल्स इन एवरी 20 मिनट्स। तो दे वर्क ऑन ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई पे वर्क करने के लिए उन्होंने क्या किया? दे कल्चर्ड ई कोलाई। ई कोलाई वर कल्चर्ड इन, ई कोलाई को किसमें कल्चर किया था? अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, जिसमें N15 था, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था। इसमें नाइट्रोजन क्या था? हैवी आइसोटोप। ठीक है, प्लीज नोट हियर, ये हैवी आइसोटोप था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं था। ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट में, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया गया था, हैवी प्लस रेडियो एक्टिव थे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैवी आइसोटोप्स हैं, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। यहाँ हम इनका डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन, सिर्फ डेंसिटी से पता करेंगे, रेडियो एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया? व्हाट दे डिड, उन्होंने एक N15 मीडियम का इकोलाई लिया, मतलब इकोलाई लिया जिसको N15 अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15 में कल्चर कराया। फिर उसके बाद उसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, एक N15 वाला इकोलाई बैक्टीरिया लिया जिसका डीएनए N15 था, अब उसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो करा रहे हैं। तो 20 मिनट्स के बाद क्या देख रहे हैं कि दे गेट द टू डिफरेंट डीएनए। ठीक है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए डबल होगा, डीएनए जब डबल होगा तो एक नया स्ट्रैंड, ये ओल्ड स्ट्रैंड था, ये N15 के स्ट्रैंड थे हमारे पास, N15 के स्ट्रैंड थे। ठीक है, अब नॉर्मल N14 मीडियम में ग्रो करा रहे हैं, तो दूसरा जो बनेगा वो N14। तो क्या मिले? 20 मिनट्स के बाद 2 हाइब्रिड स्ट्रैंड्स मिले। ये प्रूव कर रहे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, कैसे पता चला N15 है या N14 है? तो जब उन्होंने N15 वाला जो डीएनए लिया था इकोलाई विद N15, बोथ द स्ट्रैंड्स N15 कल्चर मीडियम में ग्रो कराया था, तो डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन में वो बेस पे मिले। जितना नीचे मिलेगा हैवी होगा तो बेस पे मिलेगा ना, जब डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन करेंगे, डेंसिटी चेक करेंगे, हैवी होने की वजह से देखो बेस पे मिल रहे हैं। ठीक है, फिर 20 मिनट्स के बाद उनकी डेंसिटी थोड़ी सी बड़ी हुई मिली, मतलब वो हाइब्रिड है, एक 14 का है और एक 15 का। फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स, मतलब टोटल 40 मिनट्स हो गए स्टार्टिंग से। तो अभी क्या होगा? देखो, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। ये दोनों, दो डीएनए के 4 स्ट्रैंड है, ये अलग हो जाएंगे। इन 40 मिनट्स व्हाट वी गेट? these two strands and these two strands। इस तरह से, मतलब पहले वाले 2 डीएनए में जो 4 स्ट्रैंड थे वो सेपरेट हुए, और उनपे जो नया बना वो N14 का ही बना, क्योंकि हम उसको नॉर्मल मीडियम में कल्चर करा रहे हैं, बस एक बार एक को N15 मीडियम में ग्रो कराया था। ठीक है, तो 40 मिनट्स के बाद, मतलब ये हुई इनकी जनरेशन 1, ये हुई जनरेशन 2। सेकेंड जनरेशन में टोटल डीएनए कितने मिले? टोटल 4 डीएनए स्ट्रैंड्स मिले, डबल हेलिक्स मिले, जिसमें से 2 क्या थे? हाइब्रिड, और 2 क्या थे? ठीक है, पेरेंटल। N14 के मिले, डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन से चेक किया गया। ठीक है, तो दिस प्रूव्स दैट कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक नया बनता है, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड बनता है, मतलब एक N14 एक N15 बनता है। दिस प्रूव्स दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब बच्चे क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आएगा, अगर डायरेक्ट लिखना आएगा तो आप इतना ही लिखोगे,
2 जनरेशंस तक। बट कभी कभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है कि रेशियोज बताओ 6th to 7th जनरेशन में, तो मैं आपको सभी जनरेशन की रेशियो लिख के दे रही हूँ। N15 N15 मतलब दोनों स्ट्रैंड N15 है, N14 N15 एक हाइब्रिड है, एक N14 है एक N15 है, और दोनों स्ट्रैंड N14 होंगे ये, ठीक है। कौन सी जनरेशन में लिखना है हमें? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, अप टू 7th जनरेशन हम करेंगे, ठीक है। नाउ देखो फर्स्ट जनरेशन में कितने डीएनए स्ट्रैंड मिले? 2, दोनों के दोनों क्या थे? हाइब्रिड। तो फर्स्ट जनरेशन में 2 हाइब्रिड्स मिले, N15 वाला एक भी नहीं था और N14 वाला भी नहीं था। सेकेंड जनरेशन में जब हम आए तो 2 के कितने हो जाएंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन में डबल होता है, तो 2 के 4 स्ट्रैंड मिले जिसमें से 2 हाइब्रिड थे और 2 N14 वाले थे। तो सेकेंड जनरेशन में 4, जिसमें से 15 वाला तो अब हमें कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नया तो 15 बन ही नहीं रहा है, नया तो 14 बन रहा है। तो 2 हाइब्रिड थे, ठीक है, और 2 14 वाले थे, है ना। बट अब इसको कट कर लूं, मैथमेटिक्स लगा लूं थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनको 1:1। ऐसे ही जब थर्ड जनरेशन आएगी तो 4 से कितने बनेंगे? 8 स्ट्रैंड्स बनेंगे, 8 में से 2 हाइब्रिड रहेंगे, 8 में से बच्चे 2 हाइब्रिड रहेंगे। अब इसको देखो, जब सेपरेट करोगे तो N14, मैं यहाँ पे थर्ड जनरेशन भी आपको बना के दिखाती हूँ। थर्ड जनरेशन में देखो ये 2 रेड वाले अलग हुए, फिर बाकी टोटल येलो वाले कितने हैं हमारे पास, मतलब N14 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 8 बनेंगे ना, 3 4 5 6, और नया कितने बनेंगे? हमेशा N14 बन रहे हैं अब, क्योंकि हम N14 मीडियम में कल्चर करा रहे हैं। तो यू विल गेट 2:6, 2 हाइब्रिड, 6 N14 N14, 2:6 कट करके क्या बनेगा 2:6 का? 1:3, ठीक है। तो 0 1 3, 8 के अब कितने बनेंगे? 16, 16 में 2 हाइब्रिड 14, तो वो रेशो क्या हो जाएगा? 2/14 था तो 1/7, ठीक है। फिर 16 से कितने बनेंगे? 32, 32 में से 30 N14 के 2 हमेशा क्या रहेंगे? हाइब्रिड के रहेंगे, तो 1:15। 32 से कितने बनेंगे? 64, 64 में से 2 हाइब्रिड, 64 में से 2 हाइब्रिड एंड 62 क्या रहेंगे आपके? N14 के। इसको कट करके हमारा बना 1:31, ठीक है। 62 का डबल क्या होगा? 124, 124 में से 122 हाइब्रिड, N14 के 2 हाइब्रिड, इसको अब कट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? बनेगा 1/61। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पे 64 स्ट्रैंड्स थे, 64 का 128 बनेगा, 128 में से 2 हाइब्रिड एंड 126, तो 126 को मैं हाफ करूंगी तो इट शुड बी 63, इट शुड बी 63। तो ये एमसीक्यू में आपसे रेशो पूछी जा सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 5th जनरेशन की रेशो पूछी है और पीवाईक्यू में 7th जनरेशन की रेशो पूछी है, तो इसलिए मैंने अप टू 7th जनरेशन आपको लिख दिया है। इसको आप लर्न कर लेना, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद एक और पॉइंट कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट लेटर ऑन सम अदर साइंटिस्ट परफॉर्म ऑन अ फैबा बीन्स। फैबा बीन्स पे सेम एक्सपेरिमेंट करके प्लांट्स में भी डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ किया गया था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे कि जब डीएनए रेप्लिकेशन को फैबा बीन्स, विंका बीन्स जो बोलते हैं, उनमें प्रूफ किया गया था। क्या प्रूफ किया गया था? डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या था कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू दिस, learn this question for your papers. Thank you so much.